नमस्कार दोस्तों, डीसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। ये चल रहा है आपका एमपीपीएससी का दोस्तों। मैं यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट यानी कि जो संभावना है, पुराने फ्लैट टेस्ट हैं, इन सभी को मैंने एक तरह से निचोड़ करके दोस्तों ये चीज़ बनाई है जो आपके पास पहुँचा रहा हूँ दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में यस और मुस्कुरा जरूर दीजिएगा दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, एक वीडियो लेक्चर डल चुका है, दूसरा मैंने डाल रहा हूँ अभी। अब इसमें थोड़ा सा कंटेंट मैंने बढ़ाया है क्योंकि पहले का रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा लगा साथियों। ठीक है, चलिए तो सिर्फ इसको सुनिए, खाते पीते बैठते समय भी आप सुन लेंगे दोस्तों तो आपका रीज़न यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं बात करता हूँ दोस्तों असम राज्य। सबसे पहले यहाँ पे दिया है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे असम। अब मैं असम की अगर बात करूं दोस्तों तो असम में जो अनुच्छेद संबंधित है ये दोस्तों 371 बी से संबंधित है। जिस प्रकार अनुच्छेद 370 दोस्तों आपका कहाँ से, जम्मू कश्मीर से संबंधित है, उसी प्रकार अनुच्छेद 371 बी, कौन सा दोस्तों, 371 बी किससे संबंधित है, असम से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड पुराने आपके जो पीएससी में दोस्तों एक टेबल करके पूछ ली गई थी, है ना। जो पूर्व उत्तर राज्य है उनका नाम वगैरह लिख दिए, कुछ अपने महाराष्ट्र है, आपका गुजरात वगैरह लिख दिया और इनके बारे में अनुच्छेद पूछे थे, तो मैंने वही क्वेश्चन यहाँ पे रखा है। दूसरा क्वेश्चन है 91वां संविधान संशोधन सन 2003 में हुआ। क्वेश्चन आएगा दोस्तों 91वां 91वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2003 में हुआ। इसके तहत दोस्तों मंत्रिपरिषद की जो रखी गई है, कितने मंत्री हो सकते हैं दोस्तों किसी विधानसभा में या आपके लोकसभा में या राज्यसभा में, तो दोस्तों ये 15% हो सकते हैं। ये आपको याद रखना है। तो किसी भी विधानसभा में 15% से अधिक आपके मंत्री नहीं बनाए जा सकते, ये ध्यान रखना। फिर ये दोस्तों अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 कहता है दोस्तों हमसे, ये क्या है दोस्तों, प्रत्येक नागरिक का एक मूल अधिकार है, याद रखना। तो अनुच्छेद 44 एक मूल अधिकार है, ये आपको फिलहाल याद रखना है। अगला है दोस्तों जीएसटी। जीएसटी दोस्तों संवर्ती सूची का विषय, ये आपको ध्यान रखना है। किस में आता है दोस्तों, जीएसटी संवर्ती सूची का विषय, ध्यान रखना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, बिल्कुल आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों हाँ, ये आपको याद रखना है, संवर्ती सूची का विषय है। फिर बात करूंगा दोस्तों दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो दक्षिण एशिया की बात करी, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है दोस्तों वो कौन सा है, धार मरुस्थल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये दक्षिण पूर्व, पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में पड़ता है और भारत के पश्चिमी साइड है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों थार मरुस्थल है, याद रखना। इसे दोस्तों ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से धार को जानते हैं, ये आपको याद रखना है, थार मरुस्थल। फिर है दोस्तों आईसीसी अंडर 19। आईसीसी अंडर 19 दोस्तों विश्व कप हुआ था सन 2020 में। कहाँ हुआ था, ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ये आपको याद रखना है क्योंकि खेलकूद से संबंधित प्रश्न पक्का आने, आपको यूनिट दे रखी इसमें। इसमें बात करूंगा दोस्तों इंडिया जीता था, इंडिया मतलब उपविजेता रहा है और विजेता जो रहा था दोस्तों बांग्लादेश रहा था, ये आपको याद रखना। अंडर 19 टीम की हमने यहाँ चर्चा की है। फिर दोस्तों ओलंपिक 2020 है ना जो होने वाला है दोस्तों, ये आपको कमेंट करना है ओलंपिक 2020 कहाँ होगा, है ना। चाहे वो 2021 में हो रहा है लेकिन कहाँ पे होगा ये आपको बताना है। इसका मोटो दोस्तों बता दिया गया है, इसका मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशन। क्या है दोस्तों, यूनाइटेड बाय इमोशन ओलंपिक 2020 का मोटो है। इस शेयर का कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, यदि आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल आप कमेंट करेंगे। फिर है मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा कौन सा है। यानी कि सौर ऊर्जा से संचालित जो हवाई अड्डा है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में, वो है देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि हमारे इंदौर शहर में स्थित है। फिर ये सबसे अधिक गलनांक किसका होता है दोस्तों, तो टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। फिर दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई, 1992 में की गई थी। इसी प्रकार अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1993 में, समझना इस चीज़ को, पहले महिलाओं की स्थापना करी दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग, फिर की दोस्तों अल्पसंख्यक आयोग की 1993 में। दोस्तों अल्पसंख्यक यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग की भी 1993 में की थी। तो दो एक साथ है, आपको याद रखना है। महिला आयोग 1992 में हो गया, 93 में अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग भी 1993 में। फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग दोस्तों 2007 में इसकी स्थापना की। तो बाल अधिकार दोस्तों 7 में। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ सुनिए, बड़ा मजा आएगा दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन है ना, बिल्कुल काम आएंगे। फिर दोस्तों मानव अधिकार आयोग की हमने चर्चा की। मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, तो दोस्तों इसमें एक संशोधन कर दिया गया है। 2019 से पहले दोस्तों इसमें 5 वर्ष का कार्यकाल होता था। अब वर्तमान में 3 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, 3 वर्ष या 70 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष या 70 वर्ष, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर आता दोस्तों हाँ CAG। क्या आता है दोस्तों, CAG यानी केक की बात करी है, नियंत्रक एवं
लेखा परीक्षक की। तो दोस्तों इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, यह अनुच्छेद 148 के तहत आता है। तो CAG दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष है, और मानव अधिकार आयोग 3 वर्ष या 70 वर्ष है ना, दोनों आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। फिर ये बाजार पर नियंत्रण दोस्तों जो किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों दीवान रियासत का निर्माण किया था। तो बाजार नियंत्रण में दोस्तों दीवान रियासत यानी बाजार का पर नियंत्रण दोस्तों एक रियासत वो बना दी थी इन्होंने मंत्रालय, उसका नाम था दीवान रियासत, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये आपको याद रखना है ना। फिर सैनिकों का हुलिया वगैरह लिखवाने की प्रथा भी इसने चालू की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है दोस्तों आवाक्स। आवाक्स क्या था दोस्तों, ये एक निगरानी प्रणाली है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। फिर आता है शुंग वंश के बाद दोस्तों कण्व वंश ने राज किया। किसने किया दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, शुंग वंश के बाद में दोस्तों किसने राज किया यहाँ पे, तो शुंग वंश के बाद दोस्तों कण्व वंश या कण्व वंश ने शासन किया, ठीक है। ध्यान रखना कण्व वंश को कण्व वंश भी कहते हैं। शुंग वंश के जो अंतिम राजा थे दोस्तों, राजा देवभूति थे, इनको हराया था वासुदेव ने, और वासुदेव ने हरा के दोस्तों कण्व वंश या कण्वा वंश या कण्वायन वंश की स्थापना कर दी थी। फिर इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है, तो इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन शिरोल है, ठीक है। तो अनरेस्ट कर रहे हैं दोस्तों हम इंडिया में, कैसे, वैलेंटाइन मना के, ऐसे आप याद रख लीजिएगा इसको थोड़ा सा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नाथुला दर्रा की ऊंचाई दोस्तों, नाथुला दर्रा आप जानते हैं कहाँ पड़ता है दोस्तों, सिक्किम में, लेकिन इसकी ऊंचाई यहाँ पे पूछ ली जाए तो आपको ध्यान रखना है, वैसे सिक्किम ही था, ये ऊंचाई यहाँ पे पूछी थी 1450, तो 14,450 फीट नाथुला दर्रा की ऊंचाई है, जो कि हमारे सिक्किम राज्य में, ठीक है। फिर आता है दोस्तों फुलहर झील है ना, विधानसभा सीट भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, क्योंकि क्या है कि वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि विधानसभा सीट, लोकसभा सीट या राज्यसभा सीट है ना, पहले भी ये पूछी जा चुकी है, तो हो सकता है अभी भी पूछ ले, तो कोई गारंटी नहीं इस चीज़ की, पॉलिटी है साहब। फुलहर झील, फुलहर झील हमारे उत्तर प्रदेश में, तो फूल गए उत्तर प्रदेश में दोस्तों, क्यों, क्योंकि गोमती नदी है ना, तो गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी पे दोस्तों फुलहर झील है, याद रखना कहाँ पड़ती है, उत्तर प्रदेश में, गोमती नदी है ना, याद रखना है उत्तर प्रदेश में बहती है। फिर नाइजर नदी की मैं बात करूँ, नाइजर नदी दोस्तों अफ्रीका में बहती है, अफ्रीका में दोस्तों गिन्नी की जो खाड़ी है ना, यहाँ पे इसका एंड होता है, जो स्टार्ट होती है नाइजर नदी, ये सिएरा लियोन से स्टार्ट होती है, लोमा जो पर्वत है, याद रखना लोमा पर्वत कहाँ पे दोस्तों, तो ये पड़ता है अफ्रीका में, है ना, यहीं के सिएरा लियोन से नाइजर नदी का उद्गम हुआ है, और गिन्नी की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन डायरेक्ट आया था कि नाइजर नदी कहाँ बहती है, साउथ अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। फिर एक खेतड़ी है ना, खेतड़ी दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। फिर है माउंट कोजियस्को, क्या नाम है दोस्तों, माउंट कोजियस्को ऑस्ट्रेलिया में है, कहाँ पे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में माउंट कोजियस्को है, यहाँ पे मेघा परमार और शोमित शर्मा दोनों एक साथ चढ़े थे, ये आपको याद रखना है। फिर आता दोस्तों मध्य प्रदेश की, ध्यान रखना। फिर 2020 खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ दोस्तों, इसमें 31 पदक जीते थे मध्य प्रदेश में। 2020 खेलो इंडिया यूथ गेम दोस्तों, इसमें 31 पदक मध्य प्रदेश ने जीते थे। पदक का क्रम याद रखना, कभी पूछ ले, 8-8-15 8-8-15। फिर है फ्रेंड्स ऑफ MP कॉन्क्लेव, ये संभवतः मेरे ख्याल से 2018 का प्रश्न है। फ्रेंड्स ऑफ MP कॉन्क्लेव की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, ये कहाँ पे हुआ था, इंदौर शहर में हुआ था, मिनी मुंबई जिसको हम कहते हैं। कार्तिक आर्यन दोस्तों जानते होंगे, हीरो है खतरनाक, 2019 जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें दोस्तों चुनाव आइकन बनाया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ये आपको याद रखना है। फिर प्रश्न है दोस्तों, मोटिवेट रहिए, बिंदास रहिए, एक पेपर जरूर रोज लगाइएगा दोस्तों, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, है ना, क्योंकि समय आप जानते हो बहुत कम बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। फिर दोस्तों 16 अक्टूबर 1905, कल हमने बात की थी बंगाल से संबंधित हम चर्चा करेंगे, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ था, ये आपको याद रखना। बंग भंग आंदोलन कब हुआ, तो ये दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर प्रश्न आता है दोस्तों हमारा, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या था दोस्तों, क्वेश्चन समझना, लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछा है बंगाल का, वो भी ठीक है, सर एंड्रयूज फ्रेजर था। कौन थे, सर एंड्रयूज फ्रेजर दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बंगाल विभाजन के समय। अगला है बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का सुझाव यानी कि त्यागने का सुझाव जो दिया था, कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। किसने दिया था, कृष्ण कुमार मित्र ने। फिर आता जिस प्रकार हम चाइना का करते हैं ना वर्तमान में, उस समय वहाँ उस समय हुआ था दोस्तों आपके ब्रिटेन की वस्तुओं का। फिर मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, मद्रास में किया था चिदम्बरम पिल्ले ने। चिदम्बरम पिल्ले जी ने दोस्तों मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। फिर है ब्रिटिश पत्रकार जिसका नाम था HW, होमवर्क अपन कहते हैं ना HW, ये याद रखना, नेविंसन जूडे ने। तो ब्रिटिश पत्रकार HW नेविंसन जुड़े थे दोस्तों, किससे जुड़े थे, है ना, ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। वंदे मातरम शीर्ष पर रहा था उस समय जो अपन गाते हैं ना दोस्तों, वो आपको याद रखना हमारे देश का। फिर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने करी, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट की स्थापना, ओरिएंट आर्ट की स्थापना 1907 में कर दी थी दोस्तों, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। किसने करी थी, अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी, ये आपको याद रखना है।
ठीक है। 7 दिन जैसे कंप्लीट होते हैं मैं आपको सारी PDF आपको अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है MCC क्लासेस के नाम से दोस्तों, ठीक है। आगे प्रश्न आता है दोस्तों हमारा नई दिल्ली। तो नई दिल्ली क्यों है दोस्तों? नई दिल्ली में क्या हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन कहाँ हुआ? प्रश्न आया था। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन दोस्तों हमारे नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और ये आपको याद रखना 70 सीटें यहाँ पे विधानसभा की। फिर दिल्ली, अच्छा दोस्तों एक क्वेश्चन बड़ा जोरदार है। दिल्ली में जो विधानसभा सीट है ना दोस्तों, विधानसभा सीट ठीक है 70 है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों पता है क्या होता है? यहाँ पे आपको बताना है, मैं नहीं बता रहा, अच्छा, ताकि आप इस चीज़ को सर्च करेंगे तो आपको याद आएगा और ये पक्का प्रश्न आ सकता है। यहाँ पे दोस्तों मंत्री परिषद कितने गठित हो सकते हैं? जैसे हमने 15% पढ़ा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ अलग ही सिस्टम है। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रख के मुझे बताना है कमेंट करके। तो नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन हुआ। फिर दोस्तों दिल्ली और पुडुचेरी आप जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ अनुच्छेद 54 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का सदस्य बनाया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दूसरा 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत हुआ था ये काम, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा इसके बाद में, संपूर्ण सीलोन किसकी बात करी? संपूर्ण सीलोन यानी कि वर्तमान श्रीलंका की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो दोस्तों इस पर पूरी तरह जो नियंत्रण था, पूरी तरह विजय प्राप्त की थी, ये की थी दोस्तों राजेंद्र ने। किसने की थी? राजेंद्र ने की थी। ये आपको याद रखना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। चलिए इनके बारे में हम पढ़ेंगे, अब ये क्वेश्चन और भी आने वाले हैं। राष्ट्रकूट वंश की हम बात करें तो इसका जो संस्थापक थे वो दंती दुर्ग थे दोस्तों। दंती दुर्ग, ये आपको ये तो याद रखना। स्थापना की थी दोस्तों दंती दुर्ग ने, कब की थी? 752 ईस्वी में की थी स्थापना। ये आपको याद रखना है राष्ट्रकूट की वंश की। फिर है संगम वंश की। संगम वंश की हम बात करें दोस्तों, संगम का मतलब यहाँ पे पूछा गया था परीक्षा में कि संगम का मतलब क्या होता है? तो संगम का मतलब होता है कवियों की सभा। किसकी सभा? कवियों की सभा होता है, याद रखना। फिर है उत्तर मेरूर। दोस्तों एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, क्या आपको छोटे छोटे वीडियो प्रोवाइड कर दें? है ना, ये थोड़ा सा लंबा वीडियो जा रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको छोटे छोटे वीडियो प्रोवाइड कर दें, अगर आप इससे सहमत हो, ताकि आप खाना खाएं, है ना, चाय वगैरह पिए, थोड़ा सा हम रेस्ट लेते हैं या घूमना फिरना करते हैं, तो हेडफोन लगा के इस चीज़ को सिर्फ सुन ले तो भी अपना काम बन जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ तक जिसने वीडियो देखा है वो वाकई तैयारी कर रहा है। चलिए बताइएगा, छोटे छोटे वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, यानी एक एक पेज, यानी कि 10-10, 15-15, 20-20, 25 क्वेश्चन का एक इकट्ठा मटेरियल। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए बात करूंगा। संगम का मतलब होता है कवियों की सभा। किसकी सभा दोस्तों? कवियों की सभा होता है संगम वंश में संगम का अर्थ। फिर आता है उत्तर मेरूर। क्या है दोस्तों? उत्तर मेरूर शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो उत्तर मेरूर शिलालेख दोस्तों हमारा चोल वंश से संबंधित है, याद रखिएगा। फिर एक कृष्णदेव राय दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अमुक्तमाल्याद की इन्होंने रचना की थी, ये आपको याद रखना है, कृष्णदेव राय ने, है ना, अमुक्तमाल्याद। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य की नींव किसने रखी? तो 9वीं शताब्दी में रखी थी। किसने रखी थी? विजयालय ने रखी थी। तो विजयालय ने चोल संप्रदाय की नींव रखी थी। कब रखी थी? 9वीं शताब्दी में की थी। राजराज प्रथम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार मैंने ये जो फ्लैट देखे हैं इसमें इतने सारे मिले ये क्वेश्चन, मतलब एक बार इच्छा हो जाती है कि ये प्रश्न आना चाहिए एग्जाम में। राजराज प्रथम की मैं बात करूं दोस्तों, चोल वंश का याद रखना संबंधित है। इन्होंने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। आपको दिख रहा होगा मैं निशान लगा रहा हूँ ये, तो इन्होंने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना करी, ये आपको ध्यान रखना है। राजेश्वर मंदिर, है ना, द्रविड़ शैली से बना हुआ है, याद रखना, और ये विशाल नंदी की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बृहदेश्वर मंदिर या राजेश्वर मंदिर के नाम से हम जानते हैं, राजराज प्रथम ने बनवाया था, जो कि चोल वंश से संबंधित है। द्रविड़ शैली, ये शैली पूछी गई थी इस प्रश्न में। फिर तृतीय संगम कहाँ हुई थी दोस्तों? तृतीय संगम मदुरई में हुई थी पांडव राजा के समय। किसके समय? पांड्य राजा के समय दोस्तों तृतीय संगम हुई थी मदुरई में, ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। अगला है अनात्मवाद सिद्धांत किसने दिया था? तो ये बौद्ध दर्शन का है दोस्तों। अनात्मवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? बौद्ध दर्शन से संबंधित है। फिर भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9। तो भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है दोस्तों? 9 है, याद रखिएगा। फिर रुद्रदामन प्रथम दोस्तों किससे संबंधित है? जूनागढ़ अभिलेख से, ठीक है। चलिए आगे आता है रजत सिक्के। रजत सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चलाए गए थे। रजत सिक्के चांदी की हमने बात की है। तोलकाप्पियम दोस्तों ग्रंथ किससे संबंधित है? व्याकरण और काव्य का है दोस्तों। किसका है? व्याकरण और काव्य का। फिर है सौप्रसाव दत्ता के लेखक कौन है? भास है, कवि भास दोस्तों सौप्रवासव दत्ता के लेखक हैं। कर्नाटक वंश के संस्थापक नान्यदेव है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, थोड़ा सा अलग एक वंश हमने देखने को मिला है। कर्नाट वंश दोस्तों बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये नान्यदेव ने इनके संस्थापक थे। मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता दोस्तों, कर्नाट वंश को मिथिला का स्वर्ण युग कहते हैं, याद रखना। इसकी राजधानी थी दोस्तों कर्नाटक में सिमरावगढ़ में। कहाँ पे दोस्तों? सिमराव, सिम लगाते हैं ना, सिमरावगढ़ कर्नाटक में थी, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे
कंप्लीट होते हैं। प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो। धन्यवाद साथियों। यदि आप एक बार मैंने पूछा है आपसे छोटे वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद साथियों।